मैंने आपको सिखाया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का फिजिक्स में क्या मतलब होता है। फिजिक्स में हम कहते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ आती है, एक साथ आने के बाद वो एक नई क्वांटिटी को जन्म देती है। अगर वो नई क्वांटिटी एक स्केलर है तो हम कहते हैं ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन अब हमारे को बात करना है स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं दो वेक्टर का मतलब दो एरो। मैथमेटिक्स में वेक्टर का मतलब एरो होता है, तो दो वेक्टर का मतलब दो एरो, एक ही एरो, एक ही एरो। तो इसको हम कह देंगे वेक्टर ए और इसको हम कह देंगे वेक्टर बी। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं दो वेक्टर का मतलब दो एरो, और दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना मतलब दो एरो का स्केलर प्रोडक्ट करना। दो एरोस का स्केलर प्रोडक्ट करना कैसे होता है, तो मैथमेटिक्स में सिखाते हैं कि भाई उसको लिखना पहले तो ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर और बीच में डॉट मारना है। ए वेक्टर लिख के बी वेक्टर लिख के बीच में डॉट मार देना है। तो ये लिखने का तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का ये तरीका होता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको लिखा ऐसे जाता है ए और बी के बीच में डॉट मार के। हम बोलेंगे लिख लेंगे, ठीक है ऐसे लिख लेंगे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच में कुछ एंगल होगा, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, उसकी कॉस वैल्यू निकाल के कॉस थीटा निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए ना। ये तरीका सिखाते हैं स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। अब पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है फॉर्मूला, कि यार पता नहीं क्या फॉर्मूला आ गया, कहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो हम अभी वर्क कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये वन डायमेंशन में होता है। ये वन डायमेंशन का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वर्क कैलकुलेट कर लो। ये वन डायमेंशन में है। लेकिन जब आप टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में बात करोगे ना, 2D या 3D में ऐसा हो रहा है, 2D या 3D में ऐसा हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, ठीक ना, और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, समझ गए। 2D और 3D में ऐसा हो रहा है, किसी चीज़ पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से वो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। तो 2D और 3D के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि फोर्स लगेगा डिस्प्लेस होगा 2D 3D के अंदर भी, तो हम कहेंगे कि वर्क तो हो रहा है, वहाँ पर वर्क तो कहना पड़ेगा ना। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है 2D 3D के अंदर, इस फॉर्मूले से करना होता है। ये 2D 3D का फॉर्मूला है, इसको 1D में भी अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मेनली आपको बताऊं तो ये 2D 3D का फॉर्मूला है। 2D और 3D के अंदर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वन डायमेंशन का फॉर्मूला है, जब एक लाइन में हो रहा सब कुछ। टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के अंदर जब फोर्स लगता है किसी चीज़ पे और कोई चीज़ डिस्प्लेस होती है तो वर्क होता है, तो उस टाइम पे वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये 2D और 3D का। 1D में भी लगा सकते हो मैं कह रहा हूँ, बट 2D 3D का फॉर्मूला है वैसे ही। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो जैसे सी है, समुद्र है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप खड़े हो, आप समुद्र की ओर जा रहे हो, समुद्र में डाइव करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तो समुद्र की ओर जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप समुद्र तक चल के जाओगे, समुद्र तक यहाँ पे चल के जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप समुद्र तक चल के गए, इमेजिन कर लेते हैं आप चल के गए 5 मीटर, ये इमेजिन कर लेते हैं आप चल के गए 5 मीटर, समुद्र की तरफ 5 मीटर चल के गए। अब समुद्र की ओर चल के गए 5 मीटर चल के गए, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ गए ना। एक डायरेक्शन में गए हो, समुद्र की डायरेक्शन में 5 मीटर चले हो, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपके डिस्प्लेसमेंट को मैं एक एरो से दिखा सकता हूँ, ऐसे बन जा यार, एक एरो से दिखा दूंगा, ये एरो बना दूंगा 5 का। ये 5 का एरो दिखाएगा कि आप 5 चले हो, इस डायरेक्शन में चले हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप समुद्र की डायरेक्शन में चले, समुद्र की ओर चले, 5 मीटर चले, तो मैं बोलूंगा आपने एक डिस्प्लेसमेंट कराए, और आपके डिस्प्लेसमेंट को मैं इस एरो से दिखा दूंगा, 5 का एरो बना दूंगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये एरो आपके डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, ठीक ना। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे बीच पे हवाई चल रही है, हवाई चल रही है, ठीक है ना। हवा कैसे चल रही है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, समुद्र की डायरेक्शन में चल रही है। तो हवा जब उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप समुद्र के डायरेक्शन में जा रहे हो और समुद्र के डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हवा आपको सपोर्ट करती है। हवा आपको पीछे से थोड़ा सा धक्का मारेगी ना, आप बोलोगे हाँ यार थोड़ा चलने में आसानी हो रहा है, थोड़ा पीछे से हवा सपोर्ट कर रही है, हवा इसी डायरेक्शन में चल रही है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं हवा अगर उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जैसे आप सी की डायरेक्शन में जा रहे हो और सी की डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हवा आपको उस डायरेक्शन में जाने में सपोर्ट करती है, ठीक है ना। हमारी कोशिश ये होती है कि वो हवा जो सपोर्ट करेगी कितना करेगी उसको कैलकुलेट करना, कितना सपोर्ट करेगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं वर्क से। हम वर्क से सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ हवा पीछे से चल रही है, तो आपको पीछे से थोड़ा सा धक्का मारेगी, धक्का बेसिकली एक फोर्स हो गया, समझ गए ना। धक्का सा मारेगी पीछे की तरफ से, जब हवा इसी डायरेक्शन में चलेगी, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो धक्का बेसिकली एक फोर्स हो गया। इमेजिन कर लेते हैं वो फोर्स है 2 न्यूटन का, हवा 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो मैं
हवा के फोर्स को ऐसे दिखा सकता हूँ, एक यहाँ पे एरो बना दूंगा, दो का एरो बना दूंगा। ये एरो हवा के फोर्स को दिखाएगा कि हवा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अब हम हवा का मैं कह रहा हूँ सपोर्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हवा कितना सपोर्ट कर रही है, पर मैं कह रहा हूँ वो सपोर्ट हम कैलकुलेट करते हैं वर्क से, हम वर्क से कैलकुलेट करते हैं। और वर्क कितना होगा बोलेंगे भाई ये तो एक 1 डायमेंशन का ही प्रॉब्लम है, ये कौन सा 2D या 3D का प्रॉब्लम है। मैंने बोला ये फॉर्म है 2D 3D के कैलकुलेशन के लिए, 2D 3D में जब वर्क होगा तो उसके लिए, ठीक है ना। तो अभी तो बोलना है तो 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है भाई, एक ही लाइन में बॉक्स जैसे जा रहा है उसी लाइन पे फोर्स लग रहा है, तो समझ गए ना, ये तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना सब कुछ, तो ये 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं वैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा आंसर 10 का आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा हवा ने जो सपोर्ट करा है वो 10 का सपोर्ट करा है। अब पहले तो इसको समझ लो कि मैं सपोर्ट को वर्क से कैलकुलेट कर क्यों रहा हूँ। इमेजिन करो जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। हवा 2 न्यूटन का फोर्स 3 मीटर तक लगाती, 3 मीटर तक लगाती है, उसके बाद रुक जाती। मैं इस डायरेक्शन में चल के गया 5 मीटर चल के गया, मैं इस डायरेक्शन में 5 मीटर चल के गया, लेकिन हवा 2 न्यूटन का फोर्स लगा पाई 3 मीटर तक। जब मैं 3 मीटर चला वहाँ तक हवा का फोर्स लग रहा था, उसके बाद हवा बंद हो गई। तो मेरे को बताना हवा का सपोर्ट ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। आप बोलोगे कम हुआ। अगर हवा पूरे 5 मीटर तक वो सपोर्ट लगाती है तो ज़्यादा हुआ ना। समझिए सपोर्ट में ये बात भी मैटर करेगी, हवा फोर्स लगा रही है तो कितना लगा रही है, ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उस ओर जाने में, तो हवा कितना फोर्स लगा रही है ये बात भी मैटर करते है सपोर्ट में। और कितनी देर तक लगा रही है, मतलब कितनी दूर तक लगा रही है वो भी मैटर करता है। 1 मीटर के बाद ही हवा बंद होगी, 1 मीटर तक में चला हवा बंद होगी तो सपोर्ट कम हो गया। समझ गए ना। हवा पूरे 5 मीटर तक वो फोर्स लगाती रही, चलती रही हवा, तो वो सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो हम ये कहते हैं कि हवा का अगर सपोर्ट कैलकुलेट करना है तो सपोर्ट में ये बात भी मैटर करेगी कितना फोर्स लगाती है हवा और कितनी दूर तक लगाती है। बोथ द थिंग्स, ये दोनों मैटर करती है। और वर्क इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है। वर्क कहता है मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेशन में लेता हूँ, तो इसलिए हम कहते हैं वर्क से सपोर्ट कैलकुलेट करना ठीक है, क्योंकि वर्क उन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है जो दोनों चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट के लिए मैटर करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट को वर्क से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 का वर्क हुआ है तो 10 का सपोर्ट कह सकते हैं। सपोर्ट को अपने नंबरों में नाप लिया, समझ गए ना। अब इमेजिन करो कि हवा चलने लग गई एकदम से इस डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई, तो मैं क्या करूँगा अपोजिट डायरेक्शन में 2 कैरो बना दूंगा, ये दिखाने के लिए कि हवा जो है क्या बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही 2 न्यूटन का। समझ गए ना। मैं 2 न्यूटन कैरो 2 कैरो बना दूंगा इस डायरेक्शन में, ये दिखाने के लिए हवा 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको बताना है हवा सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आप बोलोगे सपोर्ट कहाँ करेगी, वो तो अपोज करेगी। हवा तो अपोज करेगी, मैं इधर जा रहा हूँ हवा इधर चल रही है, तो हवा मेरे को उस ओर जाने से रोकेगी। मैं इस ओर जा रहा हूँ, हवा मेरे को इस ओर जाने से रोकेगी, समझ गए ना। वो जो अपोज है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क से ही। तो हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं देखो ये अगेन 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है, इसको 2D का प्रॉब्लम नहीं कह सकते, ये 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इधर था और फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो 1 डायमेंशन जैसे फ्रिक्शन जैसा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, फ्रिक्शन जैसे रोक रहा था हवा रोक रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैं उसका जो ये है 2 को नेगेटिव ले लूँगा और आंसर आ जाएगा -10। तो वर्क का वैल्यू हो जाएगा -10 और बोले -10 का मतलब सपोर्ट, नेगेटिव सपोर्ट मतलब अपोज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम वर्क की कैलकुलेशन करके सपोर्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका ठीक है कैलकुलेशन करने का। इमेजिन करो आप जा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर और हवा चल रही है इस डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री पे चल रही है हवा, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उससे 90 डिग्री पे हवा चल रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हवा कितना सपोर्ट करेगी। तो हम बोलेंगे वही वर्क से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोर्ट अपोज वर्क से कैलकुलेट कर रहे थे और सही कैलकुलेट हो रहा था, ठीक है ना। तो वर्क से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अब ये 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैं ले रहा था कि इधर गए और हवा इधर ही चल रही है, या फिर इधर गए और हवा इधर चल रही है, वो 1 डायमेंशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये 2D हो गया, एक तरीके से एक्स वाई की तरह 2D हो गया। अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन करने की बजाय लॉजिक से कैलकुलेशन करते हैं, कि लॉजिक लगाते कि लॉजिक से क्या होना चाहिए, सपोर्ट कितना होना चाहिए। हमने लॉजिक से अगर सोचा जाए तो मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, तो उस डायरेक्शन में जाने में हवा मेरे को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है। उस डायरेक्शन में जाने में हवा मेरे को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है। हम बोलेंगे ना तो सपोर्ट कर रही है ना तो अपोज कर रही है। हवा अगर इधर चले तो सपोर्ट, इधर चले तो अपोज। अगर मैं इधर जा रहा हूँ और हवा ऐसे चल रही है, समझो मैं इधर जा रहा हूँ हवा 90 डिग्री पे चल रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, उधर जाने में हवा सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है। कुछ नहीं कर रही, हवा 90 डिग्री पे चल रही है,
इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, समझिए ना, और हवा इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पे चल रही है, तो मैं बोलूँगा उस डायरेक्शन में जाने में ना तो सपोर्ट कर रही है ना तो अपोज कर रही है, समझ गए ना। हवा अगर 90 डिग्री पे चल रही है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उससे 90 डिग्री पे, तो ना तो सपोर्ट होता है ना तो अपोज होता है। तो बेसिकली जीरो वैल्यू आना चाहिए, ना तो प्लस आना चाहिए सपोर्ट, ना तो नेगेटिव आना चाहिए अपोज, जीरो आना चाहिए आंसर। और अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये फॉर्मूला कहता है भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 5 और 2 लेना है, 5 लेना है और 2 लेना है, ठीक है ना। और उनके बीच में जो कॉस, उनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, उसका कॉस वैल्यू, तो मतलब कॉस 90 का आंसर 0 होता है, यही आपको याद होगा, ठीक है ना। तो आंसर 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, फॉर्मूले से आंसर 0 आ रहा है, और लॉजिकली भी 0 ही होना चाहिए सपोर्ट। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला हम कहते हैं ये मतलब कह सकते हो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये सही आंसर निकाल के दे रहा है, 0 निकाल के दे रहा है 90 डिग्री पे जो हवा चल रही है, और 0 ही होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को आप क्या करो 1D में अप्लाई करो, ये फॉर्मूला 1 डायमेंशन में भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इसको 1 डायमेंशन में अप्लाई करो, जब हवा इधर चल रही थी, तो हम बोलेंगे इसको लूँगा 5, इसको लूँगा 2, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 2, और उनके बीच में जो एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में भी एंगल जैसे 90 है, तो जब ऐसे और ऐसे होगा वेक्टर, तो एंगल क्या है 0 डिग्री, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा ना उनके बीच में, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू क्या होगा 1 होता है, तो आंसर आएगा 10। आई आपको समझ में आ रहा होगा, हम बोले वही जो 1 डायमेंशन फॉर्मूला दे रहा था 10, ये भी वही दे रहा आंसर, तो आई आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही जब हवा इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो तब भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आपको पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है ना। जब हवा इस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो आपको उसका वैल्यू -2 नहीं लेना है, 2D में माइनस माइनस नहीं लेते, 1D में ही करते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस लेते हैं, 2D में माइनस वगैरह नहीं लेते, 2D में एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये कह रहा है एरो का मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको यहाँ पे 5 ही लेना है इसका, और जब हवा इधर चल रही है तो उसका वो 2 ही लेना है, समझ गए ना। बाकी उनके एंगल के बारे में बात करना है, एंगल कितना है 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा ना, इसके और इसके बीच में 180 डिग्री पे कॉस का जो वैल्यू होता है -1 आता है, तो इस पूरे का आंसर -10 आएगा। तो वही आंसर आएगा जो 1 डायमेंशन का फॉर्मूला देता है इस फॉर्मूले से। तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, ये सारे आंसर सही देता है, हर सिचुएशन में सही आंसर दे रहा है। जब ऐसे चल रही है हवा तो 0 आना चाहिए, और 0 भी निकाल के दे रहा है, सारे आंसर सही देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आपको ढंग से समझना है ना कि ये फॉर्मूला ऐसा है क्यों, तो उसके लिए आपको एक केस को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि ये वाला केस। इमेजिन करो कि हवा चल रही है ऐसे तिरछी, थोड़ी टेढ़ी चल रही है हवा 30 डिग्री के एंगल पे। इमेजिन करो हवा 30 डिग्री के एंगल पे चल रही है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है 30 डिग्री के एंगल पे। जरूरी थोड़ी कि हवा ऐसे ही चले या ऐसे ही चले या ऐसे ही चले 90 डिग्री पे चले, हवा टेढ़ी मेढ़ी भी तो चल सकती है। जब टेढ़ी मेढ़ी चले ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे चल रही है, आप इधर चल जा रहे हो और हवा आपके डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे चल रही है, ये वाले जो केस है ना, ये सबसे मतलब बेहतरीन केस है। इस केस को अगर आप समझोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है। तो हम बोलेंगे इस केस में जरा बताना हवा सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी, करेगी तो कितना करेगी, कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले आप एक चीज़ को समझो, ये 2 बच्चे खड़े हैं और वो एक बॉल से खेल रहे हैं, उनके हाथ में एक बॉल है और बॉल से खेल रहे हैं। तो ये कैच खेल रहे हैं, ठीक है ना, इसको कैच दे रहा है, तो ये बच्चा बॉल कैसे फेंकेगा। तो बेसिकली बच्चा जब बॉल को ऐसे फेंकेगा तो ये बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहा है और एक स्पीड से फेंकेगा, जैसे मान लो 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया इसने, ठीक है ना। तो इसने 4 मीटर पर सेकंड से डायरेक्शन में फेंका है। मैं एक एरो बना दूंगा इस डायरेक्शन में 4 का, समझ गए ना। बॉल को इसने एक वेलोसिटी दिया है, तो बॉल की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, स्पीड भी डायरेक्शन। तो इसने बॉल को एक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है और इस डायरेक्शन में फेंका है, तो इसने बॉल को एक वेलोसिटी दिया है। मैं इस डायरेक्शन में एक एरो बना दूंगा, 4 का एरो बना दूंगा बॉल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब बॉल कैसे जाएगी, हम बोलेंगे बॉल ऐसे जाएगी, उतना पैराबोला बनाती हुई जाएगी दूसरे बच्चे के पास, ऐसे होगा ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बोलते हैं कि भाई इस बच्चे ने बॉल को एक वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। लेकिन हम कहते हैं जब बच्चा बॉल को वेलोसिटी देता है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकता है, एक वेलोसिटी देता है, तो बच्चा असल में बॉल को 2 वेलोसिटी देता है। कुछ वेलोसिटी देता है एक्स डायरेक्शन में जिसको हम वी एक्स कहते हैं, कुछ वेलोसिटी देता है वाई डायरेक्शन में जिसको हम वी वाई कहते हैं। इसको हम एक्स वाई की तरह से ट्रीट करते हैं, समझ गए ना। और हम कहते हैं बच्चा जब बॉल को तिरछा फेंक रहा है तो वो कुछ वेलोसिटी देता है बॉल को एक्स डायरेक्शन में और वो कुछ वेलोसिटी देता है बॉल को वाई डायरेक्शन में। बॉल ऐसे जाती है, ऐसे जा रही है, मतलब बॉल ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है,
ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो बॉल आगे भी जा रही है, जब ऐसे जा रही है तो वो एक तरीके से आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। हम बोले आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉल को एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिलती है और बॉल को वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिलती है, इसलिए बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। जब ऐसे तिरछे जा रही है तो एक तरीके से वो आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉल को एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिला है और कुछ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला है, ठीक ना। और अच्छे से समझने के लिए देखो यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि ये दो बच्चे दूर दूर खड़े होकर खेल रहे हैं और ये दो बच्चे पास पास खड़े होकर खेल रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं बॉल से, ठीक है ना। दोनों बच्चों के हाथ में से बॉल है। ये बच्चा जब इस बॉल को उस बच्चे की तरफ फेंकेगा तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं फेंकेगा, ये थोड़े कम एंगल पे बॉल को फेंकेगा, आप कह सकते हो, ठीक ना। थोड़े कम एंगल पे बॉल को फेंकेगा क्योंकि दूर दूर खड़े हैं तो कम एंगल पे फेंकेगा, दूर तक फेंकना है बॉल को, ज़्यादा ऊंचा नहीं फेंकेगा, ठीक ना। और ये बच्चे बहुत ऊंची ऊंची फेंकेंगे, ज़्यादा एंगल पे फेंकेगा ये बॉल को, समझ गए ना। ये बच्चा भी बॉल को एक एंगल पे फेंक रहा था, कुछ ठीक एंगल पे फेंका इसने, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये बच्चा जब बॉल को फेंकेगा तो ये बॉल को ज़्यादा एंगल पे नहीं फेंकेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ज़्यादा एंगल पे नहीं फेंकेगा ये वाला बच्चा, और ये वाला बच्चा ज़्यादा एंगल पे फेंकेगा क्योंकि भाई वो पास पास खड़े हैं तो दूर दूर ऊँचा ऊँचा, वो दूर दूर नहीं फेंक रहे ना, पास पास खड़े हैं तो ऊँचा ऊँचा उछाल के खेलेंगे, ठीक है। अब इसकी बॉल जाएगी ऐसे करके, ठीक है, और इसकी बॉल जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई वही बात है कि भाई इस बच्चे ने बॉल को एक वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है, दोनों बच्चों की वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं। हम कहते हैं सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दिया है, सम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दिया है, सम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दिया है, ठीक है ना। अरे तेरी ढंग से बन जा, अरे यार कुछ कुछ ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो बच्चा जब बॉल को फेंकता है, ये वाला बच्चा जब बॉल को फेंकता है तो ये बॉल को थोड़े कम एंगल पे फेंक रहा है और बॉल ऐसे जा रही है और हम देखते हैं बॉल आगे ज़्यादा जा रही है ऊपर कम जा रही है। ये बच्चा जब बॉल को फेंक रहा है ऐसे फेंक रहा है, कम एंगल पे इसने बॉल को फेंका है, तो हम कहते हैं बच्चे ने बॉल को कम एंगल पे फेंका है, बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, बॉल आगे ज़्यादा जा रही है ऊपर कम जा रही है। अमली क्यों? क्योंकि बच्चे ने कम एंगल पे फेंका है बॉल को, ठीक है ना, कम एंगल है, और उसने बॉल को एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी दिया और वाई डायरेक्शन में कम वेलोसिटी दिया है। जब वो बॉल को कम एंगल पे फेंकता है तो बॉल को एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी देता है, वाई डायरेक्शन में कम वेलोसिटी देता है, इसीलिए बॉल ऊपर की तरफ कम जा रही है एक तरीके से, समझे। जब बॉल ऐसे जा रही है तो हम कहते हैं ऊपर कम जा रही है, आगे ज़्यादा जा रही है, समझ गए। तो इसमें वी एक्स ज़्यादा है और वी वाई कम है। और जो बच्चा ऐसे करके खेल रहा है, ऊंचा ऊंचा उछाल के खेल रहा है, तो बच्चा ज़्यादा एंगल पे बॉल को फेंक रहा है, और बच्चा जो बॉल को ज़्यादा एंगल पे फेंकता है तो हम कहते हैं उसने वी वाई ज़्यादा दिया और वी एक्स कम दिया है। बॉल ऐसे जा रही है ना, तो हम कहते हैं देखो बॉल ऊपर ज़्यादा जा रही है, ऐसे जा रही है, आगे कम जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बॉल को ज़्यादा एंगल पे फेंका है, उसने बॉल को वी वाई ज़्यादा दे दिया है और वी एक्स कम दे दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब कोई बच्चा किसी बॉल को किसी एंगल पे बॉल को फेंकता है तो वो बॉल को एक साथ दो वेलोसिटी देता है, वो बॉल को कुछ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, कुछ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, और तभी बॉल ऐसे जाती है, वो थोड़ा थोड़ा आगे भी जा रही होती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रही होती है। ये बच्चा जब बॉल को कम एंगल पे फेंक रहा है तो ये क्या कर रहा है, बॉल को एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी दे रहा है और वाई डायरेक्शन में कम वेलोसिटी दे रहा है। बॉल ऐसे जा रही है, एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है और वाई डायरेक्शन में कम जा रही है। उसकी समझिए ना, एक्स डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वाई डायरेक्शन में उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, ऊपर कमी जा रही है, ज़्यादा आगे जा रही है। तो हम कहते हैं इस बच्चे ने कम एंगल पे फेंक के बॉल को वी एक्स ज़्यादा दे दिया और वी वाई कम दे दिया। और यहाँ पे हम कहते हैं इस बच्चे ने बहुत अच्छे एंगल पे फेंका है बॉल को, ज़्यादा एंगल पे फेंका है, इसने बॉल को वी वाई ज़्यादा दे दिया और वी एक्स कम दे दिया। बॉल ऐसे जा रही है, ऊपर ज़्यादा जा रही है और आगे कम जा रही है, समझ गए ना। आपको याद होगा मैंने कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर का टॉपिक पढ़ाया था। एक वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक एक्स कॉम्पोनेंट एक वाई कॉम्पोनेंट, एक्स आई कैप वाई जे कैप। इन्हीं कॉम्पोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है, यही कॉम्पोनेंट के बारे में यहाँ भी बात कर रहे हैं। ये फिजिक्स के अंदर बात करते हैं कि बच्चा किसी बॉल को कुछ एंगल पे फेंक के उसको कुछ वेलोसिटी दे रहा है ना, तो बच्चा उस बॉल को एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे रहा है और वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे रहा है, कुछ उसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा, कुछ उसका वाई कॉम्पोनेंट होगा, समझ गए ना। इन कॉम्पोनेंट्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना होता है, हम बोलते हैं कि भाई पहले ये बताओ बच्चे ने फेंका कैसे है। तो इमेजिन करो बच्चे ने फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल जो है बच्चों का, जो ज़मीन का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, और उससे 30 डिग्री के एंगल पे बच्चे ने बॉल को फेंका है और 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे ने वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दे दी है और एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दे दी है। आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे ना ऐसे करके एक लाइन जॉइंट कर देना है और बोलना भैया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। और इसका अगर मैं कॉस वैल्यू निकालूँ यहाँ पे,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इस एंगल का कॉस वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा, हम बोलेंगे बी बटे मैच, तो दिस बटे में दिस, ठीक है ना, तो दैट्स इक्वल्स टू वी एक्स बटे में वी, समझ गए। और हम बोलते हैं वी इंटू में कॉस थीटा कर दूँ तो आ गया ना वी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको वी पता होना चाहिए कितना 4, और कॉस थीटा 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंका, अगर वो पता है आपको तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा। वी एक्स मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे वी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी में होता है ऐसे फोर्स के अंदर भी होता है। हम कहते हैं अगर हवा ऐसे तिरछा चल रही है 30 डिग्री के एंगल पे चल रही है तो हवा एक साथ दो फोर्सेस लगाएगी, सम फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सम फोर्स इन वाई डायरेक्शन। आपको दो फोर्स इमेजिन करने हैं। जब हवा ऐसे तिरछे चल रही है ना तो आपको दो फोर्स इमेजिन करने हैं कि हवा कुछ फोर्स लगाएगी एक्स डायरेक्शन में और कुछ फोर्स लगाएगी वाई डायरेक्शन में। एक साथ दो फोर्सेस लगेंगे। वो एक फोर्स जो है ना, वो एक फोर्स जो 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है, हवा एक फोर्स लगा रही है 2 न्यूटन का, वो असल में दो फोर्सेस की तरह काम करेगा। सम फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सम फोर्स इन वाई डायरेक्शन। जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन उसको हम एफ एक्स कह देंगे, जो फोर्स इन वाई डायरेक्शन उसको हम एफ आई कह देंगे, ठीक है ना। इसको एफ का दो और कह दो इस एफ का एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट है, एफ एक्स एफ वाई वेलोसिटी की तरह। अभी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स को, हम एफ एक्स पे फोकस करते हैं, एफ वाई पे फोकस नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं दो फोर्सेज है, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है। जब हवा ऐसे ऐसे चल रही है तो दो फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है। हम कहते हैं इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो तो सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, उधर ले जाने में आपको सपोर्ट करेगा। और वो जो फोर्स जो इधर लग रहा है, थोड़ा सा फोर्स जो इधर लग रहा है, वो इमटेरियल है, क्योंकि 90 डिग्री पे जब हवा चल के थोड़ा फोर्स लगाती है तो हमने बात करा था वो तो ना तो सपोर्ट होता है ना तो अपोज होता है। समझ में आ गया। जब हवा तिरछा चल रही है तो हवा एक साथ दो फोर्सेस लगा रही होगी, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा होगा, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा होगा। हम कैलकुलेट करते हैं भाई इधर कितना फोर्स लग रहा होगा वो बता दो, क्योंकि वही फोर्स हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगा। और वो जो इधर फोर्स लग रहा होगा जब हवा ऐसे चल रही है, थोड़ा फोर्स इधर भी लगा रही होगी, वो फोर्स मैटर नहीं करता, उसे हटा दो क्योंकि वो काम का ही नहीं है। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो इसको हम हटा देंगे और हम एफ एक्स पे फोकस करेंगे और बोलेंगे एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है। हम बोले वैसे जैसे इसको कैलकुलेट करें वेलोसिटी को, क्या हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू में कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अगर आप एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हो तो आप आराम से वर्क या सपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये फिर वन डायमेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है। वन डायमेंशन का प्रॉब्लम इस डायरेक्शन में आपको पता है कि कितना चल के गए हो और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है वो आपको पता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर कह दो इस ब्लू वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर कह दो, ठीक है ना। और ये जो है इसको बी एक्स कह दो, समझे, इसको बी एक्स कह दो, ये बी एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि ब्लू वाले का मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है ना। और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स कितना उसको मल्टीप्लाई करके वर्क निकालना, वर्क से सपोर्ट। बी एक्स को आप कह सकते हो कि बी एक्स क्या है, हम बोलेंगे बी एक्स बेसिकली, बी एक्स कैसे निकलेगा, बी एक्स निकलेगा दिस इंटू में कॉस थीटा, दिस इंटू में कॉस थीटा। एफ वो जो बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर आएगा यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड आएगा और कॉस थीटा होगा, तो मेरे एफ एक्स वो बी एक्स निकलेगा। तो इसको आप कह सकते हैं, मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूँ बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा। और ऐसे ही करके मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बनाया था ये वाला, ये फॉर्मूला समझो, ये यहीं से आया फॉर्मूला, समझे। जब मैथमेटिशियन ने सोचा था कि अगर हवा तिरछी चलेगी तो कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने ऐसे कैलकुलेशंस करी थी और कैसे कैलकुलेशन करके उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल के दिया था। तो फॉर्मूला असलियत में क्या है, फॉर्मूला असलियत में है ए इंटू में बी कॉस थीटा। इट्स नॉट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा, तीन वैल्यूज़ नहीं है, ये दो वैल्यूज़ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ये लेते हैं और बी कॉस थीटा करके हम ये बी एक्स निकालते हैं, बी एक्स कितना है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वर्क बता देते हैं, वर्क कितना हुआ, ये सपोर्ट कितना हुआ। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला काम करता है जब चीज़ ऐसे एंगल्स पे काम कर रही हो, हवा एंगल पे चल रही है। ये फॉर्मूला तब भी काम करता है जब हवा सेम डायरेक्शन में चल रही है, तब भी आंसर सही निकाल के देता है। ये फॉर्मूला तब भी काम करता है जब हवा अपोजिट चल रही हो, ये फॉर्मूला तब भी काम करता है जब हवा 90 डिग्री पे चल रही हो। तो सारे केसेस में फॉर्मूला वर्क करता है। निकाला इसको आप कह सकते हो इस सिचुएशन के लिए गया है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए निकाला गया कि भाई यहाँ पे वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन फॉर्मूला काम हर जगह पे करता है, तो इस फॉर्मूले को हम कह देते हैं कि भाई ये ठीक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ऑलवेज हर केस में वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप, चलो बी एक्स को लिखा रहने दो, बी एक्स ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, बी एक्स, इसको मैं बता दूँ, बी एक्स को मैथमेटिक्स में हम ये नहीं कहते, हम फोर्स वगैरह कहते नहीं ना मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर पता क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, और ये जो बी एक्स है, ये बी एक्स क्या है, ये उस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब छाँव, उसकी छाँव है।
आपको ऐसे इमेजिन करना है कि यहाँ से रोशनी मार रहे हैं, और रोशनी जब मार रहे हैं तो इस वेक्टर की इस वेक्टर पे एक छाँव बन रही है, समझ गए। तो जो छाँव बन रही है ना, तो बी एक्स को हम कहते हैं बी एक्स प्रोजेक्शन होता है। तो असलियत में मैथमेटिक्स में अगर आप समझो तो मैथमेटिक्स ये कह रही है कि ये क्या ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या ले रहे हैं, हम बोलेंगे ये पता है क्या ले रहे हो आप, ये ले रहे हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का वेक्टर ए पे क्या प्रोजेक्शन है, हम ये करके ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये करके समझना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कि बी एक्स कितना आया था और उससे ये वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं मैथमेटिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं मैथमेटिकली। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर एक डेफिनेशन दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट का। एनसीईआरटी कहती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डोनेटेड बाय ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे डॉट मार के लिखते हैं। कहती है डिफाइंड एज दिस, एक फॉर्मूला देती है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती, कहती है बस ये होता है। डिफाइंड एज, ये इसका मतलब है, डिफाइंड एज दिस का मतलब है ये होता है। एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करा कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है। और अगर आपको हेल्प हो रहा है, वीडियो से समझ में आ रहा है, फॉर्मूला हेल्प हो रहा है, तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता ये फॉर्मूला, बच्चों के सर के ऊपर से जाते हैं फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू वेक्टर का टॉपिक के सर के ऊपर से जाता है। लेकिन मैंने कोशिश करा कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा समझा सकूँ आपको। अगर आपका हेल्प हो रहा है तो आप औरों का भी हेल्प करना, ठीक है ना, औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। एनसीईआरटी तो बस फॉर्मूला लिख के छोड़ देती है, कहती है बस ये होता है, ठीक है। आगे कहती है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, जो कहती है फॉर्मूले के अंदर थीटा है वो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है, जो तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। आगे कहते हैं द थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई, थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। एक तो वो केस था कि जिस डायरेक्शन में चल के गया उस डायरेक्शन में हवा चल रही थी, तो उसमें थीटा 0 डिग्री है। और एक वो केस होता है जब जिस डायरेक्शन में मैं चल के जा रहा हूँ उससे 180 डिग्री की अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, ठीक अपोजिट चल रही है, तो उसमें हम कहते हैं जो थीटा है वो 180 डिग्री होता है, तो मैंने पाई होता है। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, कई बच्चे कहते हैं हवा ऐसे चलेगी तो तब तो एंगल बड़ा हो जाएगा ना, नहीं, जब हवा ऐसे चलती है तो हम यहाँ से एंगल नापना स्टार्ट कर देते हैं, समझ गए। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, हवा इधर की तरफ चल रही है तो एंगल यहाँ से नापेंगे, हवा जैसे इधर चलने स्टार्ट करने लगी ना तो हवा यहाँ एंगल यहाँ से नापना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एंगल 180 डिग्री होता है जब हवा ठीक आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, इसलिए वो कह रहा है कि जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ आइदर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, कहता है अगर ए वेक्टर बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर है, जैसे ये मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मतलब क्या होता है पॉइंट, ठीक है ना। तो बी वेक्टर ये मेरा एक पॉइंट है, 0 वेक्टर, समझ 0 वेक्टर है, तो कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एंगल होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में आप एंगल नहीं बता पाओगे ना, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर 0 वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है बता ही नहीं सकते, तो कहता है थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता है। एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो कहता है हम ए वेक्टर बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को 0 कह देते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा साइंस से समझना है, साइंस से समझा देता हूँ। मैंने आपको बोला था अगर मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊँ और वो डिस्प्लेस ना करे तो हम कहते हैं वर्क 0 होता है। और यहाँ पे आप समझो कि जैसे फोर्स मैं किसी चीज़ पे लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरा फोर्स का वेक्टर है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुई चीज़, तो वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर 0 वेक्टर है, डिस्प्लेस हुई नहीं चीज़, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर 0 वेक्टर है, तो वर्क क्या बोलोगे 0। और वही वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि दोनों में से एक वेक्टर अगर 0 वेक्टर है, जिसको मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इमेजिन कर लो 0 वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क क्या आएगा 0। और वो वहाँ पे वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 बोलेंगे अगर उन दोनों में से कोई 0 वेक्टर है। मैं उम्मीद लगाता हूँ आपको एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की वो समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या कहना चाह रही है, डेफिनेशन के बाद एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है पहले इसको समझो। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है एनसीईआरटी कह रही है कि भाई हमारे को पता है स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि हमारे को पता है स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है तो कुछ बातें हम फॉर्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट में, ये होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट में, ये होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट में। समझ गए ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। एनसीईआरटी कह रही है हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, तो कुछ बातें हम फॉर्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि भाई अगर फॉर्मूला ये है तो हम कह सकते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा स्केलर प्रोडक्ट के अंदर।
तो उन ऑब्जर्वेशन पे एनसीईआरटी बात करती है। पहली चीज़ एनसीईआरटी कहती है, पहली ऑब्जर्वेशन, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर को क्या दूँ, नंबर, एक नंबर। तो एनसीईआरटी कह रही है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके आपको एक नंबर मिलेगा। ये हम फॉर्म में से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो एक नंबर होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, कॉस थीटा, कॉस के एक एंगल पे हम वैल्यू लेते हैं, वो भी एक नंबर निकलता है। 30 45 निकालते हो ना कॉस के वैल्यू, वो एक नंबर निकलता है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई हम देख सकते हैं कि इस पूरे का जो आंसर आएगा वो एक नंबर ही आएगा। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके एक नंबर आएगा, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, वो एक नंबर आएगा। समझ गए ना। तो एनसीईआरटी कह रही है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके आपको एक नंबर मिलेगा। रियल नंबर क्यों कह रही है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। और हमारा वर्क जो होता है यहाँ पे कभी पॉजिटिव भी आ रहा था, कभी नेगेटिव भी आ रहा था। डॉट प्रोडक्ट जो था, डॉट प्रोडक्ट करने से जो वर्क निकलता है, वो वर्क हमारा नेगेटिव भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था। तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई वो पॉजिटिव भी आ सकता है नंबर, वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो रियल नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, बट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके यू विल गेट अ नंबर। फॉर्मूले से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक ना। सेकंड कहती है कि सेकंड है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो कहती है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो कह रही है उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। हम बोलेंगे हाँ, ये भी हम फॉर्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो आता है, और जीरो मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको एक तरीके से और भी समझा सकता हूँ, जो कि है ये प्रोजेक्शन वाला तरीका। क्योंकि हम ये कह रहे थे ना कि ए वेक्टर कितना है और बी वेक्टर की उस पर प्रोजेक्शन कितनी है, उसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब एक ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, तो बी वेक्टर के ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताना कितना बड़ा आएगा। हम बोलेंगे ऊपर से रोशनी मारोगे तो कितना बड़ा प्रोजेक्शन आएगा, हम बोलेंगे आएगा ही नहीं, प्रोजेक्शन जीरो आएगा, जीरो प्रोजेक्शन आएगा। और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपको बी वेक्टर के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज जीरो। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो, वो जीरो आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो कि अरे हाँ यार, ए वेक्टर बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो जीरो होना चाहिए। आई आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कई तरीकों से आप समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है, कहता है हाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर, कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो आएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो मैंने सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन बताया ना, जिसमें हम कह रहे हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके जीरो आएगा, इसके अलावा एक जगह और जीरो आता है, जो कि होता है ए वेक्टर या बी वेक्टर में से दो वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो दो केस याद रखना, ए वेक्टर बी वेक्टर में से अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, या वो दोनों जीरो वेक्टर नहीं है पर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। इसको याद रखना, ठीक ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये आएगा। हम बोलेंगे हाँ, ये भी हम फॉर्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, ये वो वाला केस हो गया ना जब मैं इधर चल के गया था और हवा भी इसी डैश में चल रही थी, समझ गए ना। तो दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, तो एनसीईआरटी कह रही है दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर ही आएगा। फॉर्मूले से आप कह सकते हो भाई 0 डिग्री का एंगल है तो cos 0 लेना पड़ेगा, cos 0 का आंसर 1 आता है, तो 1 उसको फिर 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो वही देता है ना आंसर, तो 1 को फिर लिखो कि ना लिखो फर्क नहीं पड़ता ना। तो हम बोलेंगे हाँ, डॉट प्रोडक्ट का आंसर ये आएगा अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। थर्ड ऑब्जर्वेशन का एक स्पेशल केस है, हम ये कहते हैं कि भाई हम अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही उसका डॉट प्रोडक्ट कर दे, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि ए वेक्टर को अगर आप ए वेक्टर से कर रहे हो, ए वेक्टर को ए वेक्टर से कर रहे हो, समझ ना, ए वेक्टर को ए वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर हो गए, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, समझ गए ना। और 0 डिग्री के हिसाब से हम कहते हैं जब 0 डिग्री होता है तो आंसर ये आता है, तो ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट का आंसर ये आना चाहिए, जिसको हम कह देते हैं फिर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड एक नंबर होगा ना, तो वो नंबर को उसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्पेशल केस पर डिस्कस करती है मैथमेटिक्स कि भाई अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये आता है जब उनके बीच में एंगल 0 होता है, तो ए वेक्टर के ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ये होना चाहिए ना फिर मैथमेटिकली। फिजिक्स के हिसाब से चाहे वो एक साइंस बनाए ना बनाए, वो धक्का दो, वो ध्यान नहीं देना। हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में हम कहते हैं जो पॉसिबल कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। तो ए वेक्टर के वेक्टर से पॉसिबल कैलकुलेशन है, साइंटिफिकली वो साइंस बनाए कि ना बनाए, पर मैथमेटिकली तो हम कर सकते हैं ना ए वेक्टर को ए वेक्टर से कैलकुलेशन करने के बारे में बात। क्योंकि हम तो एरो को कहते हैं, तो ए एक एरो है, एक दूसरा एरो हो गया ए और ए, और उनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, अगर थीटा इक्वल टू पाई मतलब 180 डिग्री, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
उसका नेगेटिव आंसर आएगा। इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई अगर एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, उनके बीच में 180 डिग्री का पाई का एंगल है, जो कि इस केस में था जब मैं जा रहा था इधर और विंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। तो वो कहता है कि आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में -1। फॉर्मूले से हम देख सकते हैं भाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लूंगा और कॉस की वैल्यू लूंगा पाई पे, कॉस की वैल्यू पाई पे -1 आती है, ठीक है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, समझ गए ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये आएगा माइनस का ये, अगर उसमें पाई का एंगल है, समझ गए ना, 180 डिग्री का एंगल है। तो थर्ड की तरह इसका एक स्पेशल केस है जो कि है कि अगर हम ए वेक्टर को नेगेटिव ए वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर दे नेगेटिव ए से, हाँ यही है, हम ए का अगर नेगेटिव ए से डॉट प्रोडक्ट करते तो हम कहते हैं भाई ए का अगर मैं नेगेटिव ए से करूँगा, ये ए है और ये नेगेटिव ए है, तो ए के लिए नेगेटिव ए अपोजिट डायरेक्शन का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे हाँ ये फोर्थ का एक स्पेशल केस हो जाएगा, समझ गए ना। ए के साथ कोई बी वेक्टर नहीं है 180 डिग्री पे, मैंने ए के साथ नेगेटिव ए ले लिया है, तो वो 180 डिग्री का ही केस तो बनता है वो भी। तो एनसीईआरटी कहते हैं भाई इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव फोर्थ के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। और एनसीईआरटी इसको कहती है माइनस में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में एनसीईआरटी कह रही है इन व्यू ऑफ द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कहती है एज पर लिख दो अबव ऑब्जर्वेशंस, एनसीईआरटी कहती है एज पर अबव ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करी नंबर दे दिया 2 और 3 ऑब्जर्वेशन पर सिंपल लिख दो एज पर अबव ऑब्जर्वेशंस। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं आई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ आई वेक्टर के साथ, आई कैप का आई कैप के साथ, या फिर मैं जे कैप का करता हूँ जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, या मैं करता हूँ के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए, समझ गए ना। ये जो हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते थे, इसमें वो यूनिट वेक्टर होते थे, इसके डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में, ठीक ना, आई कैप जे कैप के कैप। तो एनसीईआरटी कह रही है अगर मैं आई कैप का आई कैप से कर दूँ तो क्या होगा, हम लेंगे ये वाला केस हो गया थर्ड वाला केस, कि एक वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसी दूसरे वेक्टर से जिसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, और ये भी नहीं इस वाले से समझो, जैसे इसमें कह रहे थे ना हम ए इंटू ए करके ए वेक्टर से करके आंसर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो मेन ये है इससे कराती है एनसीईआरटी कि क्योंकि ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो आई वेक्टर का आई वेक्टर से क्रॉस करने पे या जे वेक्टर का जे वेक्टर से क्रॉस करने पे मतलब डॉट प्रोडक्ट करने पे, और के वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, हम बोलेंगे उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड होता है 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करके जे से जे का डॉट प्रोडक्ट करके और के से के का डॉट प्रोडक्ट करके आपको 1 मिलेगा। ये एनसीईआरटी का ऑब्जर्वेशन कहती है, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि भाई अगर मैं करूँ आई वेक्टर का जैसे डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर से, जे वेक्टर का कर दूँ के वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, के कैप से, और जैसे के कैप का कर दूँ आई कैप से डॉट प्रोडक्ट, के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर दूँ आई कैप से, तो एनसीईआरटी कहती है इसमें आंसर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे भाई ये हो जाएगा आपका कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला केस सेकंड वाला 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री पे जो आंसर होता है वो 0 होता है, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई और जे ये 90 डिग्री पे होते हैं, जे से के 90 डिग्री, समझ गए ना, के से आई, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो इन तीनों का आंसर 0 होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इस पर ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ गए ना। आई को आई से करेंगे, जे को जे से, के को के से, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1। आई को जे से, जे को के से आपस में करेंगे इनको तो इनका 0 आएगा, इनको इन्हीं से करेंगे आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 6 दे रखिए, उसको भी छोड़ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 7 लिख लो बस। 7th में कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इज कॉम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव याद है मैंने आपको सिखाया था, ए वेक्टर के साथ अगर बी वेक्टर को प्लस करते हो या बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर को प्लस करो, ए प्लस बी करोगे बी प्लस ए करो, आंसर सेम आता है, इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा ही डॉट प्रोडक्ट में भी होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दे या बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दे, कहता हूँ उनका आंसर सेम ही आता है, सेम ही आएगा आंसर। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं आपको, ये मतलब क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना और बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना, इसका मतलब क्या होता है। एक वेक्टर आपके यहाँ पे ए दे रखा है,
और एक वेक्टर आपको यहाँ पे बी दे रखा है। एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है। ये ए वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर पे बी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आएगी, ए वेक्टर के ऊपर जो बी वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी ना, उस प्रोजेक्शन को ए से मल्टीप्लाई करना। ए वेक्टर के बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ये है कि ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आएगी ना, वो बी एक्स, जिसको मैं कह रहा था बहुत शुरू में, तो ए वेक्टर को बी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आएगी उससे मल्टीप्लाई करना, ये होता है ए डॉट बी। और बी डॉट ए का क्या मतलब होता है कि बी वेक्टर के ऊपर जो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी इसके ऊपर, अब इसके ऊपर कैसे आएगी, तो आपको यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करना होता है। यहाँ पे एक लाइन, ऐसे लाइन इमेजिन करो, यहाँ पे कैसे लाइन इमेजिन कर लो, ठीक है ना, बन जाए यार ढंग से, अरे ढंग से क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन इमेजिन कर लो, इस लाइन को हम लाइन एल कह देते हैं, हम इसको लाइन को लाइन एल कह देते हैं। हम कहते हैं कि ये पता है, ये लाइन आपको यहाँ भी इमेजिन करना होता है, ये आपको बता दूँ, यहाँ भी इमेजिन करना होता है, यहाँ भी एक लाइन इमेजिन करना होता है, यहाँ भी एक लाइन इमेजिन करना होता है, लाइन, उस लाइन को हम लाइन एल कह देते हैं, ठीक है ना। एक लाइन जो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं ना, ए के ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक लाइन बनाई जाती है, उसको हम लाइन एल कहते हैं। और प्रोजेक्शन ना एक्चुअली में उस लाइन के ऊपर कहा जाता है कि लाइन के ऊपर कितना प्रोजेक्शन आ रहा है वो देखना है। असल में प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर कहा जाता है, समझ गए ना। अभी तक जो मैं आपको कह रहा था ए वेक्टर के ऊपर देखना बी का प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, असलियत में वो प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन असलियत में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एक लाइन होगी, एक ग्रीन लाइन जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही होगी, उस लाइन के ऊपर देखना बी का प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, और उस प्रोजेक्शन को फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना। ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के प्रोजेक्शन से, पर वो बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे भी देख सकते हो, कह सकते हो मैं ए पे देख रहा हूँ, या ये कह सकते हो एक लाइन पे देख रहा हूँ, एक लाइन जो उस ए वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है, उस लाइन पे बी की कितनी प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन को ए से मल्टीप्लाई करना है। ये लाइन के बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि समझो ना कि यहाँ पे अगर मेरा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर की प्रोजेक्शन बताना कितनी आएगी, हम बोलेंगे ये तो इतनी बड़ी, ए के पर ही, ए के ऊपर नहीं जा रही, ए से बाहर निकल जा रही उसकी प्रोजेक्शन। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हम एक लाइन के बारे में बात करेंगे, एक लाइन एल, ठीक है ना, जो उसी ए वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि उस लाइन पे कितनी भी बड़ी प्रोजेक्शन है उस बी वेक्टर की देखी जा सकती है। और फिर यही करना होता है, बी वेक्टर की जो भी प्रोजेक्शन आ रही है उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना यही है, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर की प्रोजेक्शन से। पर प्रोजेक्शन हम ए पे ना देख के हम कहते हैं एक लाइन पे देखेंगे जो उस ए की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए से बड़ी भी हो सकती है ना, समझ गए ना। तो इसलिए हम एक लाइन पे देखते हैं उस प्रोजेक्शन को। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो लाइन जाएगी उस पर बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना। और बी डॉट ए का मतलब ये होता है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो एक लाइन एल जाएगी उस पर जो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी उसको मल्टीप्लाई करना। ये होता है इन दोनों बातों का मतलब, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कि आंसर क्या आता है, तो आंसर सेम ही आता है, किताब कहती है आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अगर आप ए वेक्टर पे बी वेक्टर की प्रोजेक्शन लेके उसे मल्टीप्लाई करोगे, या बी वेक्टर पे ए वेक्टर की प्रोजेक्शन लेके उसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। एनसीईआरटी कहती है सेम ही आंसर आएगा। ये अभी आगे जाके प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर प्रूव नहीं देती है एनसीईआरटी, पर ये प्रूव हो जाता है आगे जाके। अभी आपको बोलना है ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम आता है, हम कॉम्पिटेटिव कहते हैं इसको। मतलब क्या होता है ए डॉट बी डॉट ए का, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रखी है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लो, पहले प्रॉपर्टीज़ लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की एनसीईआरटी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाती है। कहती है पहली प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बी प्लस सी से, ठीक है ना, कहते हैं वो बराबर होता है ए वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो बी से, फिर प्लस कर दो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये सी से। मतलब ये वो वाला हो गया कि 5 + 2 को अगर आप 3 से ही कर रहे हो तो पहले आप प्लस कर सकते हो और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते ना, 3 × 5, ठीक है ना, 3 × 2 और फिर प्लस कर देते, समझ गए। पहले आप दो वेक्टर को प्लस कर सकते हो, जो बी और सी दो वेक्टर है उनको प्लस कर सकते हो, और फिर आप उसका ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। ये एनसीईआरटी कह रही है आप ए वेक्टर बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर का सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, और उनके डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उनको प्लस कर दो। कहते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा।
ये एनसीईआरटी प्रॉपर्टी कह रही है, जो समझ गए इससे रिलेटेड है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन कहते हैं। लिखना हो तो लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना है, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, इसको लिख लेना ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पर याद रखना बस इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि ए वेक्टर, हाँ ये भी है, वो कहता है कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर करके अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट करने वाले थे किसी बी वेक्टर से, समझ गए, किसी ए वेक्टर को किसी नंबर से लैम्डा किसी जैसे 2 से 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आता आंसर, एक वेक्टर को एक लैम्डा नंबर से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर ही आता है, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो कहता है उसके बाद आप फिर उसका किसी दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने वाले थे, कहता है आप ये भी कर सकते हो कि आप ए वेक्टर बी वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो आंसर आएगा उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहता है कि ए वेक्टर से जो लैम्डा मल्टीप्लाई करने वाले थे वो बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो आंसर आएगा उसको ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो। कहता है तीनों का आंसर सेम आएगा। आई आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा ध्यान मत दो इसके ऊपर, जो मेन चीज़ है वो उसने आगे पढ़ा रखी है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। जिसको कहता है इसको लिख दो ऐसे करके, स्केलर प्रोडक्ट इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट फॉर्म में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहता है कि इमेजिन करो कि लेट कर लो यू हैव अ, क्या है, ठीक है, कह रहा है इमेजिन कर लो, लेट कर लो एक कोई ये वेक्टर है जिसके कंपोनेंट फॉर्म गिवन है आपको, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और कहता है कोई बी वेक्टर लेट कर लो जिसकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है B1 i कैप B2 j कैप, ठीक है ना, एंड B3 k कैप। तो कहता है अगर आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हो तो कहता है कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करना है, कह रहा है ए वेक्टर लेना, बी वेक्टर ऐसे लिखना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इन दोनों का, बीच में डॉट मार देना, और कह रहा है इनके कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप B1 i कैप B2 j कैप एंड प्लस B3 k कैप, ऐसे कर देना, इनके कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, इनका प्रोडक्ट कर देना, समझ गए ना। और इनका प्रोडक्ट कैसे करना है, तो मैंने आपको बोला था कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट बेसिकली नंबर होते हैं, आपने एक वेक्टर को नंबरों में कन्वर्ट कर दिया होता है, ठीक है ना, तो ये नंबरों की तरह मल्टीप्लाई होंगे, नंबरों की तरह मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है ना, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, समझ, जैसे वो नंबर में मल्टीप्लाई करते हो वैसे होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, A1 B1 i कैप इंटू आई कैप, समझ गए, ये इससे हो गया पहले, तो A1 B1 तो नंबर होंगे, ये तो नंबर की तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ गए। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करना है, फिर कहता है कि भाई अब ये हो जाएगा अगला प्लस A1 B2 आई कैप और डॉट जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप कट के कैप से डॉट प्रोडक्ट प्लस A2 B1 आई कैप जे कैप, सॉरी जे कैप आई कैप, जे कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट। जो मैंने यहाँ पे आई कैप जे कैप लिख दिया था वैसे वो गलत नहीं है, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करो, ऐसे लिख दो जे प्रोडक्ट डॉट आई कैप, या आई कैप समझ गए ना, आई डॉट जे लिख दो, आई कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, या जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई कैप से, दोनों बात एक ही होती है, आई कैप का जे कैप से लिख दो या जे कैप का आई कैप से, क्योंकि वेक्टर का प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है, ये कह रहा था वेक्टर का प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है, तो कॉम्पिटेटिव होता है तो मैं वो समझ ना आई जे लिख दूँ या जे आई लिख दूँ, तो बात तो एक हुई। तो जो मैं अभी लिख दिया था वो गलत नहीं था वैसे, मतलब पर मैंने फिर भी ऐसे लिखा कि आगे है और वो पीछे है, तो मैंने ऐसे लिखा A2 B2 से हो रहा है, मतलब ये आगे ये पीछे है तो A2 B1 से हो रहा है, ठीक है, और जे आई से हो रहा है, मैंने लिखा वैसे ही उसको, पर लिख वैसे भी सकते हैं, आई डॉट जे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है ना, प्लस A2 B3 जे कैप टू के कैप, ठीक है ना, प्लस A3 B1 के कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट प्लस A3 B2 के कैप जे कैप प्लस A3 B3 के कैप और के कैप, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, आई जे के करने से बनाता है, और आई जे जब उनको आपस में ही करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई
ये जो है ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला 1 हो जाएगा, आई का जो है 1 हो जाएगा, ये जे वाला आंसर 1 हो जाएगा, और ये के वाला आंसर 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई को जैसे करेंगे 0 आएगा इसका आंसर, 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। इसको इससे करेंगे 0 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन थी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल जो आंसर बचेगा वो बचेगा A1B1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू A1B1 वो A1B1 बचेगा, ऐसे प्लस बचेगा A2B2 प्लस A3B3 बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट अगर हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में करें तो उसका आंसर फाइनली आता है A1B1 A2B2 A3B3, ये उसका फाइनल आंसर आता है, समझ गए ना। अब इसको आप कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, और कोई बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम बोलेंगे अगर आपको वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है, समझ गए ना, ये दो वेक्टर ऐसे हो गए, हम बोलेंगे होगा कुछ ए वेक्टर आई कैप जे कैप कुछ 2k कैप, ठीक है ना, होगा ये बी वेक्टर, समझ गए ना। ए वेक्टर बी वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बैठ गया पॉइंट दिमाग के अंदर। जो वेक्टर यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, वो वेक्टर एक्चुअली में आपको यहाँ पे 3D स्पेस या 2D स्पेस के अंदर गिवन होंगे ऐसे, और उसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे आई का आई से करेंगे 2 प्लस समझ गए ना A1B1, तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, आंसर आ गया 18 20, तो 20 आ गया। तो ये वेक्टर का बी वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है वो 20 आ गया। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये जो मैंने 20 निकाल दिया ना, ये 20 बड़ी काम की चीज़ है अब हमारे लिए। हम कहते हैं कि भाई ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, बोले यहाँ होगा कुछ एंगल, कुछ थीटा भी होगा। जिस थीटा का हम वैसे इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली आंसर निकालने के लिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल के कॉस पे निकाल के फिर आंसर निकालते हैं ना। लेकिन अब अभी हम बोलते हैं अभी तो हमने उस थीटा का इस्तेमाल ही नहीं करा, हम तो बगैर थीटा का इस्तेमाल कर बस कॉम्पोनेंट से आंसर निकाल दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो हमने आंसर निकाल दिया उस आंसर से वो थीटा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यार एंगल क्या रहा होगा। ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म पता है, बी वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म पता है, हम उसका आंसर पहले निकाल लेते हैं और उस आंसर से अब हम थीटा पता करने की कोशिश करते हैं। हमें कहते हैं कि भाई आपको पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये होता है ना, ये होना चाहिए था। हम बोलेंगे हाँ, मतलब कैसे होना चाहिए था, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर को वो प्रोजेक्शन देखना चाहिए था, समझ गए ना। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना आता है उसे ए वेक्टर से करना चाहिए था, पर हमने वो करा ही नहीं, समझ गए ना। यहाँ पे भी ये चीज़ करनी है जो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो करते हैं वो चीज़ यहाँ पे भी करनी थी कि ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर का वो प्रोजेक्शन कितना आता वो देख के उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना था, पर वो हमने करानी, हमें कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन थे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमने कॉम्पोनेंट में आंसर निकाल दिया। लेकिन हम बोलेंगे भाई वैसे तो आंसर ऐसे आता ना, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑल दैट, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसको अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, जो वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा ना कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं भाई ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मैं पहले निकाल चुका हूँ जो कि 20 है, ठीक है। डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो अगर आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में ये गिवन है, वो करते हैं ना रूट के अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आएगा, तो आंसर आ रहा है 20 बटे में √14 इंटू √29। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम कह देंगे कि जो थीटा का आंसर होगा वो होगा कॉस इनवर्स 20 बटे में √14 और ये √29, जो भी आंसर आएगा फिर जैसे पहले मैंने बताया था साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये थीटा पता लग जाएगा। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कि कैसे हम एंगल पता लगा सकते हैं दो वेक्टर के बीच में, ये किताब पढ़ाती है ऑब्जर्वेशन नंबर 6 के अंदर। जो ऑब्जर्वेशन नंबर 6 मैंने स्किप करवाई थी ना, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर यही पढ़ा रखा है किताब के अंदर, ठीक ना। लेकिन मुझे पता है कि ये टॉपिक यहाँ पे मतलब कॉम्पोनेंट फॉर्म के अंदर आता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ाया। मैं हमेशा इसको यहीं पढ़ाता हूँ। आपको याद रखना है कि वो दो वेक्टर आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में ही देगा और तभी आप उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्पोनेंट फॉर्म में वेक्टर गिवन होंगे तो आप उसका ऐसे करके डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लोगे और मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लोगे, समझ गए ना, और तभी आप एंगल बता सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है कॉम्पोनेंट फॉर्म पढ़ाने के बाद पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्पोनेंट फॉर्म में वेक्टर गिवन होंगे तभी ये सब कैलकुलेशन पॉसिबल होता है।
अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। किताब उसको कॉम्पोनेंट फॉर्म पढ़ाने से पहले पढ़ा देती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ये जो टॉपिक है ये वाला टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में मैं एक लाइन बना दूंगा और उस लाइन के ऊपर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना होता है। समझ गए ना? ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि एक लाइन होती है और उस लाइन के ऊपर किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन देखा जाता है। तो ये इसी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो किताब कह रही है कि भाई कोई लाइन है यहाँ पे एल, एक लाइन के बारे में बात करती है। एल कहती है यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है, इसको कह देती है ए बी वेक्टर, ठीक है, या फिर ए वेक्टर कह देती है, ठीक है। और कहती है इस लाइन के ऊपर इसके एक प्रोजेक्शन आएगा, कहता है इसके ऊपर इसकी कुछ प्रोजेक्शन आएगी, तो वो कहती है उसको हम बोल देंगे ए सी, ठीक है। और इस वेक्टर को किताब पी वेक्टर कहती है। पी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन का वेक्टर। समझ गए ना? जिस वेक्टर को मैं यहाँ पे कह रहा था मेरे को वो प्रोजेक्शन चाहिए, उससे मेरे को वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना होता है। तो किताब इस प्रोजेक्शन पे अब आपको पढ़ा रही है प्रोजेक्शन क्या होती है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो किताब वही कह रही है कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर कोई वेक्टर, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ होती है? लाइन उसी ए वेक्टर की डायरेक्शन वाली लाइन होती है। उस ए वेक्टर के बारे में किताब बात नहीं कर रही कि यहाँ पे वो ए वेक्टर है। किताब बस उस लाइन के बारे में बात कर रही है कि एक लाइन है और एक ए वेक्टर है, ठीक है ना। और वो वेक्टर उस लाइन के ऊपर एक प्रोजेक्शन बना रहा है, तो उस वेक्टर को हम पी वेक्टर कह देते हैं। किताब उसमें लिखती है नीचे, कहती है अगर थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री तक है तो कहती है ऐसा हाल होगा, मतलब प्रोजेक्शन इस तरफ बनेगा। इस तरफ मतलब कहता है लाइन की डायरेक्शन में, जिस तरफ डायरेक्शन में लाइन जाए ना उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बनेगा। और किताब कहती है अगर ऐसा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो किताब कहती है तब जो प्रोजेक्शन आएगा इट विल बी ऑन दिस साइड, प्रोजेक्शन इस साइड पे आएगा। समझिए ना? जो पी वेक्टर है वो इस साइड पे बनेगा, लाइन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, जो मैं वो पढ़ाता था यहाँ पे कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वो एक तरीके का अपोज हो गया, सपोर्ट की जगह अपोज हो गया। समझ गए ना? जैसे इमेजिन करो हवा इधर चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हवा थोड़ा फोर्स ऊपर लगाएगी, थोड़ा फोर्स इधर लगाएगी। जो फोर्स इधर लगाएगी वो तो इन मटेरियल उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। लेकिन वो हवा जब ऐसे चलने पर थोड़ा फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगाएगी उस पर ध्यान देना है। वो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है ना, समझ ना? वही एक्स पे प्रोजेक्शन कितना है, वही एक्स वाई में वो एक्स पे प्रोजेक्शन कितना वो देखना है। और वो वाला जो पार्ट है वो अपोज की तरह काम करेगा ना। हवा ऐसी जब चल रही है तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाए, जितना भी लगा रही है वो अपोज की तरह काम करेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे वही किताब कह रही है कि लाइन एल की एक डायरेक्शन होगी जो बेसिकली उस ए वेक्टर की डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर। ये फोर्स ऐसे लगा रही है हवा, ठीक है ना। तो हवा का जो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आएगा जो कि वो एक्स पे देखना होता है, तो कहती है वो आएगा अपोजिट, उस लाइन के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा, जो कि अपोज हो गया। ज़्यादा नहीं घुसना, मोटा मोटा समझो। ये सिंपल सा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा मतलब दिमाग खराब मत करना, सिंपल सा टॉपिक है। आगे फिर कहता है कि अगर इमेजिन कर लो एंगल इतना हो जाए, ए है, ये बी है, ये वेक्टर है, ठीक है ना। कहती है एंगल अगर हो जाए, अरे है ए बी वेक्टर है, कहते हैं अगर एंगल हो जाए 180 डिग्री से ज़्यादा, थीटा का वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, और 270 डिग्री से कम हो। याद है ना 270 डिग्री कितना होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये इतना 270 डिग्री होता है। तो 180 से ज़्यादा है और 270 डिग्री से कम है, तो कहती है तब क्या होगा, हम बोलेंगे प्रोजेक्शन अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। समझ गए ना? मतलब अपोज ही होगा, तब भी अपोज ही बनेगा एक तरीके का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर किताब कहती है अगर ऐसा हो जाए कि एंगल का जो वैल्यू है ये ए है, ठीक है ना, अरे है वापस वहीं भटकेगा, चलो ए बी ऐसे लिख दो, ए बी है, ये वेक्टर है। कहते हैं अगर एंगल का वैल्यू 270 से ज़्यादा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है वो 360 से तो कम है और 270 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कहते हैं तब क्या होगा, तब कहते हैं प्रोजेक्शन इधर आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये लाइन वाली ही डायरेक्शन होगी, लाइन की डायरेक्शन में आएगा तो सपोर्ट आएगा, ठीक है ना। लाइन एल की डायरेक्शन में आएगा, सपोर्ट आएगा। लाइन एल की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से अपोज डायरेक्शन में अगर वो बने तो अपोज होता है एक तरीके का, और लाइन एल की डायरेक्शन में बने तो वो सपोर्ट होता है एक तरीके का। इसको आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है। पहले ऑब्जर्वेशन कह रहा है इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर along a line L, then the projection of vector A on the line L is given by A वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट। जिसको मैं समझा दूँ वो क्या कहना चाह रहा है। वैसे वो कह रहा है लाइन कोई L है, ठीक है, और यहाँ पे कोई A वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है। वो कहता है इमेजिन करो एक पी कैप के बारे में। पी कैप कह रहा है एक यूनिट वेक्टर, एक लेंथ का वेक्टर जो उस एल लाइन के डायरेक्शन में,
जो इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आ रहा था उसको हम पी कह रहे थे ना, वेक्टर पी। तो कहीं ना कहीं ये पी वेक्टर जो हम बना रहे हैं इस पी के डायरेक्शन में हुआ, तो इसलिए उसको पी कैप कह देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर आपको इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लगा पता लगाना है, कितना प्रोजेक्शन बनाएगा, तो कह रहा है आप ये कर सकते हो, उस ए वेक्टर को उस ए वेक्टर को उस पी कैप से उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो उसका आपको प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब ये बात नहीं समझ में आती ऐसे मैं रियलिटी बताऊँ, इसको कैसे इमेजिन करना है, इसको वेक्टर में इमेजिन करो। और क्वेश्चन भी वेक्टर पे ही आता है। क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। कोई ए वेक्टर दे देगा आपको, ठीक है, और कोई बी वेक्टर दे देगा आपको। आपको बोलेगा कि भाई इस बी वेक्टर के ए वेक्टर पे कुछ प्रोजेक्शन आएगी, वो प्रोजेक्शन बताओ कितनी है, कितनी बड़ी प्रोजेक्शन होगी। क्वेश्चन ऐसे आता है, जो आता है ना वो ऐसे आता है। और ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन होते हैं। ऐसे इमेजिन करो कि ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये पी वेक्टर है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, 3D में ऐसे वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड, समझ गए ना, 3D में होते हैं वेक्टर्स। और वो बोलता है, कहता है भाई इस बी वेक्टर किस ए वेक्टर पे आएगी ना कुछ प्रोजेक्शन, अब यहाँ आएगी कुछ प्रोजेक्शन तो आएगी इस बी वेक्टर से ए वेक्टर पे। वो पूछता है आपसे निकाल के दिखाओ, और आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो ए वेक्टर गिवन होगा ना, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, ये जो गिवन होगा इससे इसका वो निकाल लेते हैं, और क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अगर ए वेक्टर का आपको वो गिवन है, कॉम्पोनेंट फॉर्म गिवन है, तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप क्या होता है, 1 में वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो ए कैप हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। और उसको बी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, और वो करने से हमारे को ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर की प्रोजेक्शन मिल जाता है। अब कैसे मिल जाता है उसको भी समझ लो। अगर भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर भी होगा कुछ, ठीक है ना, B1i कैप प्लस B2j कैप, ठीक है ना, प्लस B3k कैप, ये होता है, ठीक है। हम बोलेंगे मेरे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है, और मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के बी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के वेक्टर के ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा ए कैप को बी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम बोले कि मैथमेटिकली ये हो जाएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो दो वेक्टर होते हैं ए और बी जो भी होते हैं उनका मैग्नीट्यूड लेना होता है, और उनके बीच में जो भी कॉस थीटा होगा, जो भी थीटा होगा, ठीक है ना, एंगल का कॉस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई देखो ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो एक यूनिट वेक्टर कह रहे हो आप, वो तो 1 हुआ, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये बच गया आपका बी वेक्टर इंटू में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने पे जो एट द एंड आपको आंसर बचेगा कहीं ना कहीं वो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा, और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा करके क्या आता था आपको याद होगा, प्रोजेक्शन आता था। प्रोजेक्शन ही तो आता था, याद है ना, मैंने बोला था ये जो बी कॉस थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ऑन वेक्टर ये होता है। बेटा पॉइंट दिमाग के अंदर, इसलिए किताब कह रही है अगर आप ए कोई वेक्टर ए है उसके यूनिट वेक्टर को बी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा उसका। अब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा क्यों किताब ऐसे कह रही है। और मैं कह रहा हूँ आपको ये सब कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन होंगे वेक्टर्स, और वो ऐसे करके आपसे मांगेगा कि भाई मुझे प्रोजेक्शन पता कितना होगा, तो आपको ये सब कॉम्पोनेंट फॉर्म में करना है। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देना है और उसको बी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म ए कैप का एक कॉम्पोनेंट फॉर्म होगा मेरे पास, ठीक है ना, जो भी आएगा कॉम्पोनेंट फॉर्म आ जाएगा ना, बी कैप का भी कॉम्पोनेंट फॉर्म होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देना कॉम्पोनेंट फॉर्म को, जैसे पहले मैंने बताया, और एक वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू बी कॉस थीटा मतलब वो प्रोजेक्शन के बराबर का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लो आंसर का क्या आया, आंसर आया जैसे 3 आया, तो 3 लेंथ का प्रोजेक्शन होगा, 3 प्रोजेक्शन होगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमेजिन करो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक ना, और मुझे क्या करना है, ए वेक्टर पे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम बोलेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर का पहले तो वो निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर जो कि होगा ए ये इंटू में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सीधा रूट को सीधा दिमाग में कर लो ना, तो 4 9 13 14 आएगा, तो रूट 14, तो 2 बटे में रूट 14 आई कैप प्लस 3 बटे में रूट 14 जे कैप प्लस 1/√14 के कैप। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये आएगा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब मैं क्या करूँ, ए कैप को बी वेक्टर से वो कर दूँ, तो बेसिकली मुझे 2 बटे में √14 आई कैप
समझ रहे, ये जो पूरा आ रहा है इसको बी वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, जो कि आई प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप है। और हमारे को पता है A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो 2/√14 इंटू में 1 प्लस 3/√14 इंटू में 2 और प्लस, और इसको आपको सॉल्व कर देना है। कितना आंसर आ जाएगा, हम बोलेंगे 2/√14 प्लस ये 2 था तो 6/√14 प्लस 3/√14, हमारे आंसर आ गया आपका 6 7 8 9 10 11 11/√14, ये आ गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू आता है एक नंबर निकलेगा। ठीक है ना, कितना नंबर निकलेगा, √14 करना है ना, तो √14 3 तिया 9, कितना बचेगा 10 11 5, ठीक है ना, फिर प्लस 3 6 ये 0.00, ठीक है। सो 6 6 3 6 3 18 6 4 7 7 सा पे शायद जाएगा, शायद से 7 सा बहुत होना चाहिए। तो 3.7 आ रहा है √14 का आंसर, और मुझे 11 डिवाइड बाय 3.7 कर देना है, एक नंबर आएगा। दैट नंबर जो आ रहा है वो प्रोजेक्शन आ गया आपके हाथ में, इतनी बड़ा प्रोजेक्शन बनाएगा ये बी वेक्टर इस ए वेक्टर के ऊपर। आप प्रोजेक्शन के वैल्यू बता सकते हो, इतना बड़ी वो उसकी छाँव आएगी, बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर कितनी बड़ी छाँव आएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड में कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, अगर आपको निकालना है किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, ये मान लो ये प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो कह रहा है वो कैसे निकलेगा, कह रहा है वो निकालने के लिए आपको ए वेक्टर का बी कैप से डॉट प्रोडक्ट कर देना है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने ये तो करके दिखाया आपको पीछे ये तो करके दिखाया कि मैं ए कैप को बी से उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं ए के ऊपर बी का वो निकाल रहा था, प्रोजेक्शन निकाल रहा था, ठीक है ना, ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन निकाल रहा था। तो मैंने ए का यूनिट वेक्टर लिया, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आएगा उसको तो यूनिट वेक्टर लेना है, और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसको उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है अगर आपको मान लो ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो बी का तो लेना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, बी का तो लेना यूनिट वेक्टर, ठीक है, बी कैप, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर से, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो ए कैप इंटू बी लिखा है, मतलब कैप वाला आगे लिख रखा है या कैप वाला पीछे लिख रखा है, तो ये आप समझ सकते हो कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होता है। तो मैं ये लिख दूँ कैप वाले को आगे लिख दूँ या पीछे लिख दूँ, फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ये जो होता है मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इसको किताब ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जैसे ए वेक्टर है उसको मैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में लूँ तो कुछ A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप होगा ना, और जो बी वेक्टर है वो होगा कुछ B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ये होगा कुछ कॉम्पोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर होंगे, ठीक है। अगर मैं A डॉट बी करता हूँ तो उसमें क्या करना होता है, ए वाले सारे आगे आ जाते हैं और बी वाले पीछे हो जाते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट A1 A2 A3 और B1 B2 B3, समझ गए ना, समझ गए जो मैंने पीछे करके दिखाया, और फिर आंसर आता है A1 B1 प्लस A2 B2। जब आप बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो आपको बी वाले आगे लिखने हैं क्योंकि बी को ऐसे कर रहे हो, और ए वाले पीछे लिख देने हैं, समझ गए। और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आप समझ जाओगे, B1 A1 B2 A2 एंड B3 A3, और इसको प्लस करना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर सेम ही होगा, ये आंसर सेम ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 × 3 करोगे 3 × 2 करो वो तो सेम बात पड़ता है ना, और उसको प्लस करके जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। तो ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर सेम ही आता है, कॉम्पिटेटिव होते हैं। इसको किताब ने समझा नहीं रखा, पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो अगर समझना है तो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसने आगे जाके किताब ने इसको और आगे बढ़ा रखे, कहती है कि और आप ये भी कर सकते हो कि ए वेक्टर ले लो और बी वेक्टर को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर दो, बी वेक्टर को बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो ए के साथ। हम बोलेंगे भाई ये तो यूनिट वेक्टर ही तो होता है, ये यूनिट वेक्टर की तो कैलकुलेशन है, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो ये करके कहीं ना कहीं यही आएगा। तो ये करना एक ही बात है, इसलिए समझ गए ना, इसलिए किताब कह रही और ये कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा किताब ऐसा क्यों कह रही है, अभी आगे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको समझ में आएगा ये एक ही बात है, और किताब ऐसे कहती है कि आप ये भी कर सकते हो कि 1/में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो
और वो जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने वाले थे ना बी वेक्टर को, उसे एंड में कर देना, समझिए ना, इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर दो, पहले दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो और फिर वो मैग्नीट्यूड को बाद में कर दो, तो कहते हैं इससे भी आंसर सेम आता है। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ये तीनों बातें एक ही बराबर है, तो कहते आप कहते हैं तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, तीनों का आंसर सेम आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 कहती है इफ थीटा इक्वल टू 0 देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, थीटा अगर 0 डिग्री है, ये कोई वेक्टर ए है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इस ए बी इटसेल्फ। यार मतलब किताब क्या समझा रही है, मेरे को थोड़ा लाइन वाले में वापस जाना पड़ेगा। लाइन वाले में किताब ने बना के दिखाया था ना, लाइन है, ये लाइन है, ठीक है ना, और किताब में वो पीछे उसने ए बी वेक्टर के बारे में बात करा था ना, ए बी वेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं। तो कहता है अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे भाई एंगल 0 डिग्री का मतलब ये ऐसे, ठीक है ना, ए बी, ये होता है एंगल 0 डिग्री का मतलब, ठीक है ना। तो कहता है कि तब जो प्रोजेक्शन होगा ना, जो प्रोजेक्शन होगा ए बी इटसेल्फ होगा, ए बी इटसेल्फ, जो ए बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन पूरा ए बी आ जाएगा ना, तब समझ आए, एंगल अगर 0 डिग्री है तो पूरा ए बी वेक्टर ही प्रोजेक्शन आ जाएगा ना, उसकी छाँव कितनी बड़ी बनेगी, जितना बड़ा ए बी वेक्टर पूरी छाँव बनेगी उसकी। जब ए वेक्टर ऐसे कुछ एंगल पे होता है ना, तो जैसे मान लो ये 2 का है, तो इसकी छाँव 2 की नहीं बनेगी, थोड़ी कम की बनेगी ना, समझ रहे, छाँव कम की बनेगी। जैसे जैसे नीचे आते जाएगा छाँव बड़ी होती जाएगी, छाँव बड़ी होती जाएगी, ठीक ना। जब ये पूरे चिपक ही जाएगा, लाइन के ऊपर पैरेलल हो जाएगा, तो जितना बड़ा है पूरी छाँव आएगी। तो अगर ये वेक्टर 2 साइज़ का है तो 2 साइज़ की छाँव आएगी, मतलब उसकी प्रोजेक्शन उसके बराबर हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी वेक्टर ए बी इटसेल्फ, वो खुद ही अपना प्रोजेक्शन के बराबर होगा, ठीक ना। आगे वो कह रहा है एंड इफ थीटा इक्वल टू पाई देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी बी ए। कह रहा है कि अगर ऐसा है, ये लाइन एल है और ए बी के बीच में जो एंगल है ना, ए बी और लाइन के बीच में एंगल जो है, लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, ए बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, उनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, पाई का 180 डिग्री, पाई बोल दो, ठीक है ना। तो कहता है तब ए बी का जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो बी ए होता है। इसको आप कह सकते हो कि भाई ये वेक्टर ए बी है, तो ये वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर है, इसको ऐसे कह सकते हो ना, ये ए बी वेक्टर है और ये बी, समझ गए ना, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जितना मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है इस वाले वेक्टर से, तो इसको कह सकते हो ना ए बी है, तो ये नेगेटिव ए बी है, और नेगेटिव ए बी को हम बी ए लिखते हैं, आपको याद होगा नेगेटिव ए बी को बी ए लिखते हैं। तो ये वेक्टर अगर ए बी कह रहे हैं इसको, तो इस वेक्टर को बी ए कह सकते हैं, नेगेटिव ए बी, आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल टू पाई है, तो कहता है ए बी का जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है बी ए वेक्टर, समझ गए। कह रहा है अगर 180 डिग्री का एंगल है तो इस ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम बी ए कह सकते हैं, समझ गए ना, क्योंकि वो ए बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर हुआ, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर हुआ, तो उसे बी ए कह सकते हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, फोर्थ, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ये कौन सा केस है कि जब ये जो है इसके साथ मेरा वेक्टर ऐसे है या तो ऐसे, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है और ये और 3 पाई बाय 2 और 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2 कहते हैं उसको, इसको भी ऐसे लिख दो, 90 की जगह पाई बाय 2 लिख दो। तो कहता है ए बी का जो प्रोजेक्शन आता है ना, तब ए बी अगर कुछ वेक्टर है तो उसका प्रोजेक्शन 0 आता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना, बैठा ना पॉइंट दिमाग के अंदर, इसका कुछ प्रोजेक्शन आएगा नहीं, इसके ऊपर कितनी छाँव बनेगी नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा है, छाँव तो कुछ बनेगी नहीं। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इसके बाद एक रिमार्क दे रखा है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर ए देन द डायरेक्शन कोसाइंस में बी गिवन एज। तो कह रहा है कि 3D में इमेजिन करो कोई वेक्टर है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है ना। कह रहा है इमेजिन करो ये कोई वेक्टर है, कह रहा है और ये कुछ अल्फा बीटा और गामा कुछ एंगल्स बना रहा है, जो मैंने बताए थे एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल होते हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं। तो कह रहा है अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दिस वेक्टर, कहता है देन डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको समझ लो पहले, जैसे मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ये आई कैप हो गया, ठीक ना। अगर आप ए वेक्टर का आई कैप से, आई कैप जो एक यूनिट वेक्टर है उससे उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे,
तो आपका आंसर आएगा ए वेक्टर डॉट आई कैप ऑल इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और इंटू में कॉस थीटा, इनके बीच में कुछ एंगल होगा जो कि ये अल्फा हो गया, कॉस अल्फा, समझ ना, आई और उसके बीच में तो अल्फा का एंगल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे मेरा ये अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाह रहा हूँ तो वो हो जाएगा ए वेक्टर ये बटे में ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो उसने वहाँ पे फॉर्मूला सब बना के दे रखा है कॉस अल्फा इक्वल टू होगा वो कैसे दे रखा है, ठीक है ना। फिर आगे जाके कहता है कि भाई यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, थोड़े कैलकुलेशन को आगे बढ़ा के कहता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हम बोलेंगे एक वेक्टर को किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे कोई यूनिट वेक्टर होता है उससे जब उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उस पर प्रोजेक्शन आती है, उसकी कितनी बड़ी प्रोजेक्शन है वो आती है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आई वाले को अगर मैं इससे वो करूँगा, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट करूँगा आई ए वेक्टर का आई कैप से, तो इस धर ए की प्रोजेक्शन आएगी, ए वेक्टर की इस वाली डायरेक्शन में एक्स वाली लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन आएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इस वेक्टर की इस पर जो प्रोजेक्शन होगी वो बेसिकली पता है क्या होगा, इसका एक्स वैल्यू होगा, इस वेक्टर का कुछ एक्स वाई जेड होगा ना, तो उसको एक्स वैल्यू होगा उसका प्रोजेक्शन। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हम बोलेंगे भाई ये तो, और एक्स को हम कह देंगे ए वन। ए वन बेसिकली हम बोलेंगे इसकी अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म वो कह रहे हैं, कॉम्पोनेंट फॉर्म है ए वेक्टर की ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो हम बोलेंगे भाई ये जो ए वन ए टू ए थ्री होते हैं वो हमें याद है वो एक्स वाई जेड ही तो होते हैं, तो बेसिकली ए वन वो एक्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर सीधा ए वन आएगा, ठीक है ना। और नीचे वो कहता है कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने के बारे में बात कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो वन का आता है, तो बेसिकली बस ये बच गया, ये तो वन आएगा ना, समझ गया ना, ये तो वन आएगा, तो इसको हटा दो तो नीचे क्या बच गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उम्मीद लगा समझ में आ रहा होगा वो कैसे यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा है, ठीक है। ऐसे कहता है कि फिर आप कॉस बीटा के बारे में इमेजिन कर सकते हो, आएगा ए टू बटे में क्या बोलते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा जो आएगा वो आएगा ए थ्री बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कुछ भी नहीं है, इसको आप अगर ढंग से समझो तो ये वही वाली बात आ गई जो मैंने बोला था, एक वेक्टर का हम ये निकालते तो उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता था ना, तो वो एक्स बटे में आर जो होता था वो कॉस अल्फा होता था, वाई बटे में आर जो कि ए टू वाई है ना एक तरीके से, और ये जेड है, तो वाई बटे में आर कॉस बीटा और जेड बटे में आर कॉस गामा होता था। कहीं ना कहीं बातें वहीं आ गई, लेकिन इसने इसको एक अलग ही तरीके से करके दिखाया है, बातें लेकिन सारी मैच कर रही है। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और आगे जाके वो कहता है ऑल्सो नोट दैट ए कॉस अल्फा बी ए और ये आर रिस्पेक्टली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इसको पहले आप 2D में समझ सकते हो, 2D में जल्दी समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि ये मेरा ओ एक्स वाई, समझ लीजिए ये ओ एक्स हो गया, ओ वाई हो गया, और ये मेरा यहाँ पे एक वेक्टर है, इसको वेक्टर ए कह दे रहा हूँ, ठीक है। इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है ना। इसके ये पॉइंट क्या होंगे 2 और 3, ये कह सकते हो, ठीक है ना। तब इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म टू आई कैप थ्री जे कैप आ रहा है। मैं आपसे पूछूँ इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, ओ एक्स पे प्रोजेक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ से रोशनी मारेंगे एक तरीके से वो छाँव बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, तो ये 2 के बराबर ही नहीं बनेगा, ये जितना आई कैप होता है उतना ही नहीं बनेगा। और यहाँ से अगर आप छाँव मारोगे तो हम बोलेंगे कितना बड़ा प्रोजेक्शन आएगा ओ वाई के ऊपर, हमने ओ वाई के ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो इसके बराबर आएगा जितना जे कैप होता है। समझ में आ रहा है। अगर हम इन एक्सिस के ऊपर कोई वेक्टर है उसकी छाँव के बारे में बात करें तो वो इसके बराबर होती है ओ एक्स पे छाँव प्रोजेक्शन, और इसके बराबर होती है वाई एक्सिस पे छाँव उसकी प्रोजेक्शन। और इसी चीज़ को आप 3D में अप्लाई कर सकते हो कि 3D में वेक्टर है तो बोलेंगे इसका ये कॉम्पोनेंट फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ए वन जो होगा ये क्या होगा, ये इसका एक्स एक्सिस पे छाँव होगा। समझ गए, मैं यहाँ से समझो जैसे मैं रोशनी मार रहा हूँ तो इसकी छाँव आएगी ना इसके ऊपर, कितनी बड़ी छाँव आएगी इस वेक्टर की ओ एक्स के ऊपर, तो बोलेंगे इतनी बड़ी। और फिर मैं यहाँ से जैसे यहाँ से मार रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से रोशनी मार रहा हूँ तो इसकी वाई एक्सिस पे कुछ छाँव बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी ए टू के बराबर। और फिर मैं यहाँ से मार रहा हूँ तो कितनी बड़ी छाँव बनेगी जेड इसके ऊपर इसके बराबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये किताब समझाने का कोशिश कर रही है, ठीक है ना। किताब जो लिख रही है वो कह रही है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में कॉस अल्फा। अब बोले वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू में कॉस अल्फा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए वन हो गया ना, वही ए वन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में कॉस बीटा कॉस गामा कह रहा है आर प्रोजेक्शन ऑफ ए along ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड ऐसे कह रहा है, ठीक ना।
कह रहा था स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3 ऑफ द वेक्टर a आर प्रिसाइजली द प्रोजेक्शन। तो कहता है वही स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं जो मैंने बताए थे, ये नंबर a1 a2 a3, कहता है वही प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर रिस्पेक्टिवली। फर्दर इफ वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर देन इट मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। कहता है अगर a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, अरे यार, अगर ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ए कैप है, ए कैप एक यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, तो कहता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये कैप लिखना चाहिए पर लिख नहीं रहा उसको। कहता है कॉस एल्फा इंटू में आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू में जी कैप प्लस कॉस गामा इंटू में के कैप। ये आपको याद होगा, इसको एल बोलते थे, इसको एम बोलते थे, एन बोलते थे, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को, और एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, हम बोलेंगे यही तो होता था यूनिट वेक्टर। आपको याद, आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था सारी बातें, ठीक है ना, छोड़ दो, मतलब याद होगा आपको, तो ये इसी चीज़ों को रिपीट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बस ये पढ़ा के अब उसके बाद किताब ने क्या कर रखा है, किताब ने फिर एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया, तो एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं।